आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिफ्थ चैप्टर ऑफ एट एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंडस्ट्री। हमारे सोसाइटी में इंडस्ट्री का महत्व कितना है और कौन कौन से टाइप की इंडस्ट्री है, इस बारे में भी देखेंगे। आप आपके आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्री से आती हैं। आपका पैकेजेस, जो पैकेज फूड है, वो आपके बुक्स, आपकी पेन्स, ये सब जो है इंडस्ट्री से आती है। तो इंडस्ट्री में प्रोसेस कैसा होता है, जैसे मान ले बुक का या कपड़ों का। तो जो बुक्स है तो बनती है, जो पेपर है वो बनता है वुड से। तो वुड मिलता है फॉरेस्ट से। तो पहले लकड़ी आती है इंडस्ट्री में, उसका फिर पल्प बनाते हैं, उसमें फिर केमिकल ऐड करके उसके ऊपर प्रोसेस करके उसका बनता है पेपर। और पेपर को फिर बाद में बाइंडिंग करके उससे बनती है बुक। ठीक है। और टेक्सटाइल में भी सेम है। जो कॉटन है तो जाता है कंपनी में, उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ऐसे प्रोसेस होके फिर बाद में बनता है कपड़ा। फिर कपड़े को जो है उसकी सिलाई होके उसमें शर्ट, टी शर्ट या और आपके जो कुर्ता जो बनाना चाहे आप वो बना सकते हो। तो इसे जो है हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल की होती है। और सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल। इससे जो है मोर वैल्यू, लकड़ी की वैल्यू कम थी लेकिन जब वो पेपर बन गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। कॉटन की वैल्यू कम थी लेकिन उसका जब कपड़ा बन गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जो मोर वैल्यू का चीज़ बनाता है। इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज जो है हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी को रेफर करते हैं, दैट इज कंसर्न विथ, किस चीज़ से कंसर्न है, प्रोडक्शन ऑफ गुड, जहाँ पे सामान बनता हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जहाँ से हम मिनरल्स निकालते हो, जैसे WCL हो गया, वहाँ से कोल निकालते हैं। या एल्यूमिनियम का जो है वहाँ से एल्यूमिनियम की माइन है, वहाँ से एल्यूमिनियम के और बॉक्साइट निकालते हैं। या लाइमस्टोन की माइन है, ग्रेनाइट की माइन है, तो हम जो है उसको माइन करते हैं। कुछ बनाते तो नहीं है लेकिन वहाँ से हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा जो है प्रोविज़न है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक इंडस्ट्री है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है। आप घूमने जाते हो तो आपको वहाँ से कुछ मिलता तो नहीं, कहीं आप घूम के आते हो तो कुछ मिलता नहीं, रिलैक्सेशन होता है, अंदर से जो है आपको रिलैक्स लगता है। तो ये जो है एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। जो कम्युनिकेशन सर्विस है वो भी एक सर्विस है। आप फ़ोन पे बात करते हो, आपको जो है ये एक्चुअल में कुछ नहीं मिलता, इन हैंड आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आप बात कर सकते हो, ये सर्विस है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। आप सैलून्स में जाते हो तो वो सर्विस है। तो ये तीनों भी जो है प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये जो एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हम इसे इंडस्ट्री में गिनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो हम इंडस्ट्री को कौन से बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। तो पहला बेसिस है रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या लग रहा है उस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे इंडस्ट्री कौन सी है। फिर दूसरा है साइज, स्मॉल इंडस्ट्री है क्या बिग जो है लार्ज इंडस्ट्री है, इसके ऊपर ओनरशिप के ऊपर जो है हम देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे इंडस्ट्री को। प्राइवेटली ओन है, कोई जो है प्राइवेट पर्सनस ने ओन किए, प्राइवेट पर्सन एक सिंगल आदमी ने या कई प्राइवेट आदमियों ने मिलकर इंडस्ट्री को जो है ओन किए। या पब्लिक या गवर्नमेंट ओन है, पब्लिकली ओन यानी गवर्नमेंट ओन, तो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट ने उसे ओन किए। या जॉइंटली ओन है कि दोनों ने मिलकर उसे चला रहे इंडस्ट्री को, उनकी जो है दोनों की भागीदारी है उसमें। या फिर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव से जो है ये इंडस्ट्री बनी है। पहला है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से हम जो क्लासीफाई करेंगे तो एग्रोबेस है क्या, एग्रोबेस पे जैसा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट उसका रॉ मटेरियल बनता है, वो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर का जो है मिला हुआ है। जैसे आप टेक्सटाइल को मान लीजिए, कपड़ा जो बनता है वो कॉटन से बनता है, तो कॉटन जो है एग्रीकल्चर से मिलता है। शुगर जो है तो वो एग्रोबेस इंडस्ट्री है। शक्कर जो बनती है तो गन्ने से बनती है, गन्ना जो है खेत में उगता है। ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हमारे घर पे जो फॉर्चून जो तेल आता है या दूसरा कोई तेल आता है, तो ये जो है उससे जो सीड्स बनते हैं, सोयाबीन या ग्राउंड नट, तो ये भी जो है एग्रीकल्चर से आता है। तो ये हो गया है एग्रोबेस इंडस्ट्री। तो हम इसमें जो फूड प्रोसेसिंग जैसा हो गया वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी और लेदर इंडस्ट्री, डेयरी भी जो है तो ये एग्रोबेस इंडस्ट्री में आता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर का भी आएगा और जो है ये शीप हर्डिंग वगैरह जो है वो भी आ जाएगा, उसमें पशुपालन भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से डेयरी भी है तो एग्रोबेस इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री जिससे आपके शूज़ बनते हैं, पर्स बनता है, बेल्ट बनते हैं। डेयरी से दूध, दही, पनीर बनता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री,
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल मिनरल्स बने हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गई, वहाँ से जो है आयरन ओर का इस्तेमाल करके बनता है, और एल्यूमिनियम का है तो बॉक्साइड का इस्तेमाल करके, तो ये जो है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री, इंडिया में तो उनकी जो मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज का उतना ये नहीं है, प्रभाव नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको जापान में या वो साइड में दिखेगा। तो वहाँ पे जो है फिश ऑयल की जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो फिश का जो प्रोसेस करके उससे ऑयल निकालते हैं, या फिर फिश को जो है कैन में प्रोसेस करके रखते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है तो उसका जो रॉ मटेरियल किससे मिला है, समंदर से मिला, तो ये मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट से हमें जो है लकड़ा मिलता है, तो लकड़े से पेपर बनता है, तो पेपर के लिए जो है पेपर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गया है। कई जो है मेडिसिनल दवाई फॉरेस्ट से मिलती है, तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है तो वो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। लकड़ा जो फर्नीचर बनाने के लिए मिलता है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिलता है, ये भी फॉरेस्ट से मिलता है, इसलिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। बिल्डिंग में जो है घर हमारे यहाँ पे लकड़ियों के कम बनते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर साइड जाओगे या फिर आप फॉरेन में जाओगे यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्री पे, तो वहाँ पे जो है आपको लकड़ी का जो है घर का काम ज़्यादा दिखेगा। वहाँ पे साइज़ पे देखते हैं, तो साइज़ का किस बेसिस पे जो है साइज़ देखेंगे कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट है वहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग एम्प्लॉयड है, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा, तो ये तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। नंबर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है, पर डे जो प्रोडक्शन है तो बहुत ज़्यादा है, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा। तो हम ये तीन इसमें क्लासीफाई करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, हम हाउस जो घर में जो है जिसके कारखाने थे, जो घर में कपड़े की बुनाई करता है, या कोई जो है कुम्हार पॉटर जो घर में पॉट्स बनाता है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में आ गया। या कोई वेल्डर घर में वेल्डिंग का काम करता है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री हो गई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों में काम होता है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कॉटेज इंडस्ट्री का या हाउस होल्ड इंडस्ट्री का और लार्ज इंडस्ट्री का। नायलॉन का अचार तो आपने जो है ऐड देखा होगा, तो ये जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े वहाँ पे प्रोसेस होकर मशीनों से अचार बनता है। और वहीं आप देखोगे माधवी का अचार, बीड़े की वाइफ माधवी आचार पापड़ का जो बिजनेस करते, तो घर में आचार पापड़ बनाती, वो माधवी का जो बिजनेस है वो बन गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री। तो जब आप छोटे लेवल पे काम करते हो या घर में काम कर रहे हो, तो आपको उसके लिए कैपिटल कम लगेगा, यानी पैसा कम लगेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होंगी। दूसरा लेबर भी कम लगेगा। माधवी के घर में माधवी और बेड़े दोनों मिलकर काम करते हैं, और कैपिटल लेबर कम लगेगा, ठीक है। और आप बड़े इंडस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगती है, तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा और लेबर कई लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैपिटल भी ज़्यादा रहता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहता है, और लेबर भी बहुत काम करते हैं। और मशीनों का जो उपयोग है, माधवी के घर पे मशीन जो है बहुत कम इस्तेमाल करेगी, मिक्सर या थोड़ी बहुत मशीन। और बड़े बड़े जो है इंडस्ट्री में तो पूरा जो है मशीनों से मैक्सिमम काम लिया जाता है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मशीनों का भी उपयोग ज़्यादा रहेगा। सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग, आचार पापड़ या और कुछ ऐसा है छोटा मोटा फूड प्रोसेसिंग का। सिल्क वीविंग का जो है कॉटेज इंडस्ट्री में काम होता है, घर में ही जो है छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हेवी मशीन, आप बड़े ट्रक या कार बाइक्स घर पे तो नहीं बना सकते, या बड़े बड़े मशीनें जो है वो घर पे तो नहीं बना सकते, तो ये बनती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, बड़े इंडस्ट्री में। हम अब देखें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटली अगर ओन है, कुछ लोग मिलकर अगर कंपनी ले रहे हैं या बहुत सारे लोग मिलकर जो है प्राइवेटली ओन कंपनी है, तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। अगर गवर्नमेंट उसे ओन करती है, कोई कंपनी को गवर्नमेंट ओन करती है, तो उसे हम गवर्नमेंट सेक्टर कहेंगे। टाटा जैसे हो गए, रिलायंस जैसे हो गए, तो ये है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे जो है इंडिया की रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर में, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड गवर्नमेंट सेक्टर है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ओके। अब देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर को ही हम जो है पब्लिक सेक्टर कहते हैं या स्टेट ओन सेक्टर कहते हैं।
स्टेट यानी गवर्नमेंट ओन सेक्टर, और या फिर पब्लिक सेक्टर कहते हैं कि लोगों की है, गवर्नमेंट पब्लिक चुन के देती है गवर्नमेंट को, इसलिए पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है पब्लिक सेक्टर है। जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलके जब कंपनी चलाते हैं तब इसे कहेंगे हम जॉइंट सेक्टर। ठीक है, ये बन गया है जॉइंट सेक्टर। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जब कंपनी चलाते हैं तो उसे कहेंगे हम जॉइंट सेक्टर। तो इसका एग्जांपल है बीएसएनएल। बीएसएनएल एक ज़माने में जो है पब्लिक सेक्टर हुआ करती थी, फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसमें से अपना पैसा निकाली और बाकी जो है प्राइवेट लोगों को पैसा डालने का मौका मिला, तो अब ये बन गई है सेमी गवर्नमेंट या जॉइंट सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर यानी क्या होता है, एक कॉपरेशन से बनता है, लोगों के कॉपरेशन से। जैसे मान लीजिए चंद्रपुर में कॉटन उगता है, तो किसानों ने जो है आपस में राय मशवरा करके बात की कि हम अपना कॉटन किसी और को नहीं बेचते और खुद एक कंपनी बनाएंगे टेक्सटाइल की, जहाँ से हमारा कपड़ा जो है बन के निकलेगा और उसका प्रॉफिट हम आपस में बांट लेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे। तो चंद्रपुर के पूरे या कुछ किसानों ने जो मिलके, मान लीजिए 50 जो है फार्मर्स ने, 50 फार्मर ने चंद्रपुर के मिलके एक कंपनी खोली है, टेक्सटाइल मिल टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खोली है। तो ये टेक्सटाइल में पैसा भी इनका है और रॉ मटेरियल कॉटन भी ये लोग दे रहे हैं और उसका प्रॉफिट भी ये ले रहे हैं, तो ये हो गया है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका एग्जांपल है आनंद की जो डेयरी है गुजरात की, और अहमदनगर में महाराष्ट्र में भी एक जो शुगर मिल है वो इसी कोऑपरेटिव सेक्टर के बेसिस पे चलती है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, बंगाली कैंप के थोड़े से आगे में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट है, जिसे हम पहले इनके फेरो अलॉय लिमिटेड भी कहते थे, अभी उसे सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टेट ओन जॉइंटली ओन के एग्जांपल में मारुति उद्योग लिमिटेड भी एक एग्जांपल है, ठीक है, और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए आनंद का एग्जांपल है और सुधा डेयरी का भी एग्जांपल है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कौन कौन से जो फैक्टर है एक इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर हो गया रॉ मटेरियल। मान लीजिए आपको एक पेपर मिल डालना है, पेपर मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वुड है, और आपने पेपर मिल डाली राजस्थान में जहाँ पे तो लकड़ा है नहीं, तो आप वहाँ पे पेपर कैसे बनाओगे, तो ये है इम्पॉसिबल या बहुत मुश्किल है, आपको वहाँ से बहुत दूर से जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, तो बिना रॉ मटेरियल के मुश्किल है। पावर, आप अगर जो है एक इंडस्ट्री डालना चाहते हैं गढ़चिरौली के एकदम एक्सट्रीम जो है कोने पे, सूरजगढ़ वगैरह वो साइड पे, वहाँ पे बिजली जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती, या ऑयल वगैरह दूसरे जो चीज़ें डीजल आपके पास आ नहीं सकता, तो आपको वहाँ के आपकी कंपनी के मशीनें चलाने के लिए दिक्कत हो जाएंगी और आप चला नहीं पाओगे, तो बिना पावर के भी आप नहीं चला सकते कंपनी। तो ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री लैंड, आपके पास सभी फैक्टर है लेकिन ज़मीन नहीं है, तो आप इंडस्ट्री का आप हवा में तो नहीं बना सकते, तो ज़मीन की भी लैंड की भी बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन, आपको अपना रॉ मटेरियल लाने के लिए, दूसरे जो सामान लाने के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ को लाना ले जाने के लिए, या फिर फिनिश गुड को कहीं और ले जाने के लिए, मार्केट तो कहीं और ही रहेगा, तो इसलिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लगेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो फिर भी जो है इंडस्ट्री का आपको तकलीफ हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएंगी इंडस्ट्री डालने में। कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री का जो है कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट भाग है, आपके ईमेल्स आएंगे, कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, लेटर्स आएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी आएंगे, तो कम्युनिकेशन, अगर बिना कम्युनिकेशन के आप एक आइसोलेशन में जाके अकेले जाके चुपचाप कंपनी चला नहीं सकते, इसलिए कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आ गया है लेबर। मान लीजिए आपके पास सभी फैक्टर है, आपकी कंपनी पूरी जो है तैयार है, लेकिन आपके पास काम करवाने के लिए लेबर नहीं मिल रहे, ठीक है, मजदूर के बिना तो लेबर कंपनी चल ही नहीं सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमें लॉकडाउन में देखने के लिए मिला। कई जो कंपनियां थी जो असेंशियल सर्विस में भी आ रही थी, लेकिन जो लेबर अपने गांव चले गए थे, तो वो कंपनियां जो है ऑपरेट नहीं कर पाई और कंपनियों को बंद कर देना पड़ा। कैपिटल, ये सब चीज़ें आपके पास में, आपने सब सोच लिया कहाँ से क्या हुआ, लेकिन कंपनी खड़ा करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, तो आप कंपनी जो है बना ही नहीं सकते। मान लीजिए जैसे मुझे कार खरीदनी है, मुझे पता है कि कार के लिए जो है मैं शोरूम से जाऊंगा, कार खरीद लूँगा, फिर आरटीओ में जाके वहाँ से जो पासिंग करा लूँगा सब, लेकिन मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, तो मैं कार खरीद सकता हूँ क्या?
नहीं कि आप अगर EMI का भी ऑप्शन दोगे, लेकिन EMI का जो पैसा भी मुझे देना है तो उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप इंडस्ट्री डाल नहीं सकते मार्केट। आप जो प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको उसे बेचना ही है, ऑब्वियस। आप इंडस्ट्री इसलिए डाल रहे हो कि आपको वो बेच के पैसा कमाना है। तो अगर आपके पास आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपके पास कस्टमर ही नहीं है, तो आप इंडस्ट्री बना ही नहीं सकते। इसका एग्जांपल एक मैं लेता हूँ, एक जूस वाला है, गन्ने का जूस बेचता है आदमी, उसके पास मशीन है, उसके पास गन्ने का जूस है, सॉरी गन्ना है, वो गन्ने का जूस बना रहा है, लेकिन उसके पास कस्टमर ही नहीं है। तो फिर वो गन्ने का जूस बना के करेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो आपके पास जब मार्केट नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो आप इंडस्ट्री डाल नहीं सकते। और वाटर भी जो है एक बेसिक नीड है हर इंडस्ट्री की, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। समटाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव लाइक सब्सिडाइज पावर, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट आपको जो है कम कीमत में जो है आपको इंसेंटिव देंगी, आपको या कम कीमत में बिजली देंगी, आपको जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम या रेट में मिलेंगी। जो रेलवे के जो भाड़े रहते हैं तो उसमें जो है आपको रियायत मिलेंगी कुछ, और आपको अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलेंगी, जैसे आपको पानी की अगर किल्लत है तो आपके लिए डैम्स बना दिए जाएंगे और कुछ। तो गवर्नमेंट ये किस लिए कर रही है? तो गवर्नमेंट जो है प्रोत्साहन देना चाहती है बैकवर्ड एरिया में आप इंडस्ट्री डाले करके। गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि लोग बैकवर्ड एरिया में डालें? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में जो है सबका जो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज जो एरिया है वो मुंबई, पूना, दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, सिर्फ इतने एरिया में नहीं, वो चाहती है कि इंडिया का जो है पूरा पूरा डेवलपमेंट हो, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है ये सब फैसिलिटी देती है कंपनी को कि आप जाइए बैकवर्ड एरिया में, जाके आप कंपनी खोलिए, हम आपको जो है फैसिलिटी देंगे। और गवर्नमेंट की ये भी फैसिलिटी है कि आपको 5 साल 10 साल के लिए टैक्स माफ भी करेंगे गवर्नमेंट, अगर आप वहाँ पे जाके इंडस्ट्री खोलते हो तो। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्री में सिस्टम कैसा होता है? इंडस्ट्री में आपको कुछ इनपुट्स लगेंगे, फिर वो इनपुट जो है प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद में आपका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी का ऐसा चलता है। जैसे आपको चाय बनाना है, उसके लिए आपको क्या लगेगा? दूध, पत्ती, शक्कर, अदरक या इलायची। तो फिर इससे जो है आप उसको प्रोसेस करोगे, सबको मिलाओगे, उसको फिर हीटअप करोगे। ठीक है, आपका रॉ मटेरियल क्या हो गया? दूध हो गया, शक्कर, पत्ती, अदरक, इलायची। ठीक है, इसके बाद में आप उसको प्रोसेस करोगे, उसको आग पे रखोगे, उसको और पकाओगे। फिर आपका आउटपुट क्या मिलेगा प्रोसेस होने के बाद में? प्रोसेस होने के बाद में आपको आउटपुट मिलेगा चाय। पहले क्या था? इनपुट में सब इंग्रेडिएंट अलग थे, उसको फिर आपने प्रोसेस किया। तो कंपनी का भी ऐसे ही है, आपको इनपुट देना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है आपको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट में क्या है? लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, लेबर है। प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल के ऊपर। और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? एंड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप सीमेंट फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको सीमेंट मिलेगा आखिरी में। आप अगर टेक्सटाइल मिल चला रहे हो तो आखिरी में आपको कपड़ा मिलेगा, या आप पेपर मिल चला रहे हो तो आखिर में आपको पेपर मिलेगा या बुक्स मिलेंगे। तो ये जो आपका एंड प्रोडक्ट रहेगा, फिर आप उसको बेच के जो है आपकी इनकम अर्न कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रीजन, हर जगह पे इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं। वैसे चंद्रपुर में भी इंडस्ट्रियल रीजन है जिसका नाम है MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और हर जगह पे होता है। तो ये जो है गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जो है कुछ इंडस्ट्रियल जो है रीजन क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं कि इंडस्ट्री जो आसपास में हो और वो इंडस्ट्री को जो फैसिलिटी चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जहाँ पे ट्रक आ जा सके, जहाँ पे दूसरी फैसिलिटी आ सके, कम्युनिकेशन, पावर, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सब अवेलेबल कर देती है। इसलिए इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज विद अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ क्लोजनेस। तो बेनिफिट क्या रहेगा इनका क्लोजनेस का? ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे कंपनी का रॉ मटेरियल बन सके, तो ये हो सकता है। वहाँ पे जो है दूसरी फैसिलिटी मिल सकती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी मिल सकती है, वहाँ पे पावर की फैसिलिटी मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल सकती है, वहाँ पे आसपास में जो है लेबर अवेलेबल हो सकते हैं, लेबर की कॉलोनीज बन सकती है। ये बेनिफिट मिलता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है तो ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में है,
ईस्टर्न यूरोप में है और ईस्ट एशिया में है। यहाँ पे आप ये जो मैप में देख सकते हो, ये हो गया अमेरिका, आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। ये पूरा क्या पूरा यूरोप जो है, मैक्सिमम एरिया जो यूरोप का, सॉरी यूरोप यहाँ तक की है, यूरोप के बाद में एशिया का भी जो कुछ पार्ट है, ये भी पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसमें चाइना भी एक है। इंडिया का यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए इंडिया का कोई पता नहीं है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन नियर सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड। तो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में, तो यानी ट्रॉपिकल जोन में, तो ये सिर्फ थोड़ा सा रीजन जो है ये ट्रॉपिकल जोन में आया है, बाकी सब टेम्परेट रीजन में है और कोल्ड फील्ड के आसपास में। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई पुणे में भी जो है बहुत इंडस्ट्रीज की भरमार एक रीजन है। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, छोटा नागपुर यानी झारखंड उड़ीसा का जो बेल्ट है उसे छोटा नागपुर रीजन कहा जाता है। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट आंध्र प्रदेश का, गुड़गांव दिल्ली मेरठ, ठीक है, और कोलम त्रिवेंद्रमपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये इंडिया के कुछ पार्ट है। और हमने जो ऊपर में मैप देखा था, ये वर्ल्ड की जो मेजर उनके इंडस्ट्रियल रीजन थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट थे। इंडस्ट्री से कुछ फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी होते हैं। इन इंडस्ट्री एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। तो कभी टेक्निकल गलती की वजह से भी होता है और कभी जो है इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग की वजह से भी, इंसान की गलती की वजह से भी जो है डिजास्टर होता है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कुछ दिन पहले जो है आंध्र प्रदेश में गैस लीक हो गई, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि आसाम में जो है उनके जहाँ से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ पे आग लग गई, और आसपास में ऐसा पड़ा होगा। तो ऐसे ही हुआ था कुछ 1984 में भोपाल में, 3 दिसंबर 1984 में। तो वो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो एक फर्टिलाइजर कंपनी थी। तो वहाँ से जो है रात में 12:30 बजे, रात में जो है रात के 12:30 बजे एक हाईली पॉइजनस गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस लीक हो गई और कई लोगों की वहाँ पे जो है डेथ हो गई। और ऑफिशियल जो है रिकॉर्ड के हिसाब से 3,598 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग जो है आज भी सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ ब्लाइंडनेस से, कुछ इम्पेयर इम्यूनिटी सिस्टम से और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से। और एक दूसरा इंसिडेंट है, ये चाइना का इंसिडेंट है, 2005 में हुआ था, वहाँ पे भी गैस लीक हो गई थी और उसके वजह से जो है 9,000 लोगों को इंजर्ड हुए थे और 243 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा था। और कई लोग जो है अभी भी सफ़र कर आई, स्किन, लंग्स और दूसरी चीज़ों की वजह से बंद उनके हुए थे। रिस्क रिड्यूसिंग मेजर, तो हम क्या मेजर ले सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री की वजह से जो है रिस्क कम हो जाए। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रीज को जो है पॉपुलेशन, जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है उसके दूर जो है बसाना चाहिए। क्यों? अगर कोई इन केस डिजास्टर हो भी जाता है तो लोगों पे उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया दूर है। पीपल स्टेइंग इन अ विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन द कॉज ऑफ। तो जो कंपनी के इंडस्ट्री के आसपास में लोग रह रहे हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनके आसपास में हजार्डस गैस है, और अगर कभी पॉसिबली अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता होता है, तो उन्हें उसके लिए सावधान रहना चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। कंपनियों का जो फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। टॉक्सिक सब्सटेंस की जो है कंपनियों में स्टोरेज कैपेसिटी एक लिमिटेड रखनी चाहिए, एक मात्रा में रखनी चाहिए जो कम हो। पॉपुलेशन डिस्पोशन क्वालिटी इन इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। तो पॉपुलेशन को जो है दूर दूर थोड़ा इंडस्ट्रियल रीजन में बसाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, आगे का चैप्टर देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।